Assalamu alaikum class today we will discuss the 14 lecture of ACI। ACI का 14 लेक्चर डिस्कस करना है आज हमने। तो ACI का 14 लेक्चर डिस्कस करने से पहले आज हम लेक्चर नंबर 13 को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो लेक्चर नंबर 13 में हमने देखे थे डिज़ाइन रूल्स, सही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि डिज़ाइनर्स कैन फॉलो दीज रूल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यूजबिलिटी ऑफ इवेंचुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, जो डिज़ाइन रूल हैं डिज़ाइनर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं इन रूल्स को क्या करने के लिए, किसी भी इवेंचुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की यूजबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सही है। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसकी यूजबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। डिज़ाइन रूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर द डिज़ाइन। जो डिज़ाइन रूल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस की फॉर्म में। ठीक है, देन फिर हमने पढ़ा था कि डिज़ाइनिंग फॉर द मैक्सिमम यूजबिलिटी विच इज़ द गोल ऑफ द इंटरेक्शन डिज़ाइन। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ द यूजबिलिटी हमारे पास 3 थे। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूजबिलिटी, स्टैंडर्ड एंड द गाइडलाइन, डिज़ाइन पैटर्न। हमने इन 3 चीज़ों को डिटेलली डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूजबिलिटी, जनरल अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडर्ड एंड द गाइडलाइंस, डायरेक्शन फॉर द डिज़ाइंस, डिज़ाइंस पैटर्न, कैप्चर एंड द रीयूज डिज़ाइंस नॉलेज। ठीक है, वी कैन क्लासीफाई दीज रूल्स अलोंग द 2 dimensions based on the rules authority and the generality. But authority we mean an indication of whether or not the rule must be followed in the designs or whether it is only suggested. By generality we mean whether the rule can be applied to many design situations or whether it is focused on a more limited application situation. ठीक है, तो हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने पढ़ा था कि हम डिज़ाइन जो रूल्स हैं उनको हम अलोंग 2 dimension डिवाइड कर सकते हैं, किस पे बेस्ड करते हुए, अथॉरिटी एंड द जनरलिटी पर। बाय अथॉरिटी वी मीन, अथॉरिटी से हमारा मतलब क्या होता है कि एक इंडिकेशन ऑफ वेदर और नोट द रूल मस्ट बी फॉलोड इन द डिज़ाइंस और वेदर इट इज़ ओनली सजेस्टेड। इस बात की इंडिकेशन क्या कि रूल क्या डिज़ाइन में यूज़ हो रहा है या सिर्फ इसको सजेस्ट ही किया गया है। और बाय जनरलिटी वी मीन, और जनरलिटी से मुराद ये होता है कि वेदर द रूल कैन बी अप्लाइड to only the design solution or whether it is focused on the more limited application situation। सही है, बाय जनरलिटी से मतलब ये होता है हमारा कि क्या रूल डिज़ाइन सिचुएशंस में अप्लाई किया गया है कि या सिर्फ इसको लिमिटेड एप्लीकेशन सिचुएशन में ही अप्लाई किया गया। दैन फिर हमारे पास आया टाइप्स ऑफ द डिज़ाइन रूल्स। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द डिज़ाइन रूल्स। हमने पढ़ा था कि डिज़ाइन रूल्स की 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस। सही है, तो प्रिंसिपल्स में हमारे पास जो था वो ये कि अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रूल्स, हाई अथॉरिटी, लो जनरलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल में ये क्या है कि प्रिंसिपल जो है होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रूल्स होते हैं, इनकी अथॉरिटी हाई होती है, जनरलिटी क्या होती है, लो होती है। फिर देन हमारे पास आया स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिक डिज़ाइन रूल्स। इनमें जो डिज़ाइन रूल्स होते हैं स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफिक डिज़ाइन रूल्स हैं। लो अथॉरिटी, ठीक है, इनकी अथॉरिटी जो होती है वो लो होती है, लिमिटेड एप्लीकेशन। गाइडलाइंस, लोअर अथॉरिटी, मोर जनरल एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमने फिर ये डिस्कस किया था। फिर हमारे पास आया प्रिंसिपल्स टू सपोर्ट द यूजबिलिटी। हमारे पास क्या क्या आना था, ये यूजबिलिटी के प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड द डिज़ाइन पैटर्न। हमने सबसे पहले उसमें से क्या डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल टू सपोर्ट द यूजबिलिटी के जो यूजबिलिटी के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें डिस्कस किया। प्रिंसिपल्स आर अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रूल। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो जो होते हैं वो डिज़ाइन अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रूल होते हैं। देयर आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द यूजबिलिटी, लर्नबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, रोबस्टनेस। सही है, यूजबिलिटी के कितने प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे, लर्नबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रोबस्टनेस। तो लर्नबिलिटी अब फिर हमने इनको 1 by 1 डिस्कस किया। Learnability, the ease with which new users can be effective interaction and achieve the maximal performance है। ये लर्नबिलिटी क्या है कि द ईज़ विद विच न्यू यूज़र, जिसके साथ जो नया यूज़र्स होता है, कैन बीइंग अफेक्टिव इंटरेक्शन, जिसके साथ यूज़र्स एक अफेक्टिव इंटरेक्शन बनाए और अचीव करे मैक्सिमल परफॉर्मेंस को। तो ये थी हमारे पास लर्नबिलिटी। देन फिर हमारे पास आई थी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है
द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द वेज द यूज़र्स एंड द सिस्टम एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेज जिसमें यूज़र और सिस्टम एक्सचेंज कर सकें इंफॉर्मेशन को। देन फिर हमारे पास आया रोबस्टनेस, द लेवल ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइडेड द यूज़र in determining successful achievement and the assessment of the good directive behavior। रोबस्टनेस क्या है कि एक लेवल है ऑफ द सपोर्ट, एक ऐसा लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द यूज़र जो कि यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है क्या करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए सक्सेसफुल अचीवमेंट और असेसमेंट ऑफ द गुड गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर की जो सक्सेसफुल अचीवमेंट और असेसमेंट होती है उसको डिटरमाइन के लिए करने के लिए यूज़र को जो लेवल ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है इसको हम रोबस्टनेस कहते हैं। ठीक है, देन फिर हमारे पास आया प्रिंसिपल्स ऑफ द लर्न एबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ द लर्न एबिलिटी आर फॉलो। सही है, अब हमने पहले किसके प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे, यूजबिलिटी के। यूजबिलिटी में कितने प्रिंसिपल्स आते हैं, लर्न एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रोबस्टनेस। सही है, तो इसके बाद लर्न एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रोबस्टनेस के प्रिंसिपल्स को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। प्रिंसिपल्स ऑफ द लर्न एबिलिटी आर फॉलो: प्रीडिक्टेबिलिटी, सिंथेसाइजेबिलिटी, फेमिलियरिटी, जनरलाइजेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। सही है, तो प्रीडिक्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरेक्टिव सिस्टम मीन्स दैट यूजर्स नॉलेज ऑफ इंटरेक्शंस हिस्ट्री इज सफिशेंट टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ हिज फ्यूचर इंटरेक्शन विद इट। ठीक है, प्रीडिक्टेबिलिटी क्या है कि किसी भी इंटरेक्टिव सिस्टम की प्रीडिक्टेबिलिटी से मुराद ये होता है कि जो यूज़र्स का नॉलेज है इंटरेक्शन हिस्ट्री के बारे में इज़ सफिशेंट, वो काफ़ी है क्या करने के लिए, टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए, द रिज़ल्ट ऑफ हिज फ्यूचर इंटरेक्शन। ठीक है, जो यूज़र का नॉलेज है इंटरेक्शन की हिस्ट्री के बारे में वो काफ़ी है उसके फ्यूचर के इंटरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ये होती है प्रीडिक्टेबिलिटी। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर एक्शंस बेस्ड ऑन द पास्ट इंटरेक्शन हिस्ट्री। प्रीडिक्टेबिलिटी क्या करती है कि ये फ्यूचर एक्शन के इफ़ेक्ट को डिटरमाइन करती है पास्ट इंटरेक्शन हिस्ट्री का पर बेस करते हुए। ऑपरेशन विजिबिलिटी, प्रीडिक्टेबिलिटी फोकसेस ऑन द यूजर्स एबिलिटी टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इंटरेक्शन। ठीक है, प्रीडिक्टेबिलिटी क्या करती है कि ये यूज़र्स की एबिलिटी पर फोकस करती है फ्यूचर इंटरेक्शन के फैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए। देन हमारे पास जो प्रिंसिपल आया लर्न एबिलिटी का वो था सिंथेसाइज एबिलिटी। सिंथेसाइजेबिलिटी क्या है, सिंथेसाइजेबिलिटी इज सपोर्ट फॉर द यूज़र टू एक्सेस द इफेक्ट ऑफ पास्ट ऑपरेशन ऑन द करंट स्टेट। ठीक है, सिंथेसाइजेबिलिटी जो होती है ये सपोर्ट होती है किसके लिए, यूज़र्स के लिए, क्या करने के लिए कि पास्ट ऑपरेशन के इफेक्ट को एक्सेस करने के लिए ऑन द करंट स्टेट। सिंथेसाइजेबिलिटी क्या है कि ये यूज़र को एक सपोर्ट फ्राहम की जाती है, प्रोवाइड की जाती है जिसमें यूज़र जो होता है वो अपने पास्ट ऑपरेशन के इफेक्ट के एक्सेस करता है ऑन द करंट स्टेट। देन फिर हमारे पास आया फेमिलियरिटी, हाउ प्रायर नॉलेज अप्लाइज टू द न्यू सिस्टम। गेसेबिलिटी, अफोर्डेंस। सही है, फॉर अ न्यू यूज़र द फेमिलियरिटी ऑफ एन इंटरेक्टिव सिस्टम मेजर्स द कोरिलेशन बिटवीन द यूज़र्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, फेमिलियरिटी क्या है, किसी भी नए यूज़र के लिए जो इंटरेक्टिव सिस्टम की फेमिलियरिटी होती है वो कोरिलेशन को मेजर करती है बिटवीन द यूज़र एग्जिस्टिंग नॉलेज के दरमियान एंड द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर द इफेक्टिव इंटरेक्शन, और उस नॉलेज के दरमियान जो कि किसी भी इफेक्टिव इंटरेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन हमारे पास आया जनरलाइजेबिलिटी, यूजर्स ऑफन ट्राई टू एक्सटेंड देयर नॉलेज of specific interaction behavior to situations that are similar but previously encountered। ठीक है, ये जो यूज़र्स होते हैं वो अपना स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिहेवियर पर अपने नॉलेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं। द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ एन इंटरेक्टिव सिस्टम, किसी भी इंटरेक्टिव सिस्टम की जो जनरलाइजेबिलिटी होती है वो सपोर्ट दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। जनरलाइजेबिलिटी एक्सटेंडिंग द स्पेसिफिक इंटरेक्शन नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है कि वो एक्सटेंड करती है किसी भी स्पेसिफिक इंटरेक्शन नॉलेज को
फिर हमारे पास जो लास्ट इसका प्रिंसिपल था लर्न एबिलिटी का, वो हमारे पास है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रिलेट्स टू द लाइकनेस इन आउटपुट और इनपुट आउटपुट बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम सिमिलर सिचुएशंस और द टास्क ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कंसिस्टेंसी जो होती है वो रिलेट्स करती है लाइकनेस से इनपुट आउटपुट बिहेवियर में, जो कि सिमिलर सिचुएशन से अराइज होती है या टास्क ऑब्जेक्टिव से अराइज होती है। फिर हमारे पास आया प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी में हमारे पास 5 उसके प्रिंसिपल्स आते हैं। डायलॉग इनिशिएटिव, मल्टी थ्रेडिंग, टास्क माइग्रेटेबिलिटी, सब्स्टिट्यूटिविटी, कस्टमाइज एबिलिटी। हमने इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया था। डायलॉग इनिशिएटिव, डायलॉग इनिशिएटिव क्या होता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रीडम फ्रॉम सिस्टम इम्पोज कॉन्स्ट्रेंट ऑन इनपुट डायलॉग। ठीक है, जो फ्रीडम होती है सिस्टम से वो इम्पोज कर देती है कॉन्स्टेंट को, कहाँ पर, इनपुट डायलॉग में। सिस्टम वर्सेस यूजर्स प्रीएम्प्टिवनेस। मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग इसका नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू सपोर्ट द यूज़र इंट्रैक्शन फॉर मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। मल्टी थ्रेडिंग जो है कि सिस्टम की एबिलिटी है जो कि यूज़र को सपोर्ट करती है इंट्रैक्शन को, यूज़र इंट्रैक्शन को फॉर मोर देन वन टास्क, एक टाइम में एक से ज़्यादा टास्क के लिए सपोर्ट करती है। कंकरेंट मल्टी थ्रेडिंग, जो कंकरेंट मल्टी थ्रेडिंग है वो अलाउज करती है सिमल्टेनियस कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द सेपरेट टास्क। ठीक है, जो कंकरेंट मल्टी थ्रेडिंग होती है वो अलाउज करती है किसी भी इंफॉर्मेशन के सिमल्टेनियस कम्युनिकेशन को। देन हमारे पास इसका एक नेक्स्ट पॉइंट आया था कंकरेंट वर्सेस इंटरलीविंग मल्टी थ्रेडिंग। फिर टास्क माइग्रेटेबिलिटी, इसका नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो आया टास्क माइग्रेटेबिलिटी। Task migrability concerns the transfer of the control for execution of the task between the system and the users। ठीक है, टास्क माइग्रेटेबिलिटी क्या कहती है, ये कंसर्न्स होती है ट्रांसफ़र ऑफ द कंट्रोल के ट्रांसफर्स के किसी भी टास्क की एग्जीक्यूशन के लिए जो हम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करते हैं उससे कंसर्न्स करती है किसके दरमियान, बिटवीन द सिस्टम एंड द यूज़र। इट शुड बी पॉसिबल, ये पॉसिबल होना चाहिए फॉर द यूज़र और द सिस्टम टू पास द कंट्रोल ऑफ द टास्क ओवर टू द अदर। ठीक है, ये किसी भी सिस्टम या यूज़र के लिए पॉसिबल होना चाहिए कि वो अपने टास्क के कंट्रोल को पास कर सकें ओवर टू द हेड। एग्जाम्पल अगर हम देखें टास्क माइग्रेटेबिलिटी की तो स्पेल चेकिंग इज़ अ पेपर इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द नीड फॉर द टास्क माइग्रेटेबिलिटी। देन हमारे पास आया सब्स्टिट्यूटिविटी। सब्स्टिट्यूटिविटी रिक्वायर्स द इक्विवेलेंट वैल्यूज दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वैल्यूज़ को रिक्वायर करता है जिनको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लिसिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर हमारे पास जो इसका आया कस्टमाइज एबिलिटी, जो लास्ट प्रिंसिपल्स है ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी उसमें वो आया था हमारे पास कस्टमाइजेबिलिटी। कस्टमाइजेबिलिटी इज़ द मॉडिफाइबिलिटी ऑफ द यूज़र इंटरफेस। जो कस्टमाइजेबिलिटी है वो किसी भी यूज़र इंटरफेस को मॉडिफाइबिलिटी होती है बाय जिसको यूज़र और सिस्टम मॉडिफाई करते हैं, बाय द यूज़र अडेप्टेबिलिटी और द सिस्टम अडेप्टिव। ठीक है, कस्टमाइजेबिलिटी होता है कि जब यूज़र इंटरफेस को मॉडिफाई किया जाता है तो इसको हम कस्टमाइजेबिलिटी कहते हैं। जब कोई भी यूज़र इंटरफेस मॉडिफाई होता है बाय द यूज़र और सिस्टम से। देन हमारे पास आया प्रिंसिपल्स ऑफ द रोबस्टनेस। Principles of the robustness are follow: observability, recoverability, responsiveness, task conformance। ठीक है, फिर हमने इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया कि जो observability होती है वो ये होती है कि observability allows the user to evaluate the internal state of the system by means of its perceivable representation at the interface। ब्राउजेबिलिटी, डिफ़ॉल्ट्स, रीचेबिलिटी, परसिस्टेंस, ऑपरेशन विजिबिलिटी। ठीक है, जो ऑब्जर्वेबिलिटी होती है वो अलाउज करती है यूज़र को टू एवेलुएट करने के लिए इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम
ठीक है। जो ऑब्जर्वेबिलिटी होती है यूज़र को अलाउ करती है कि वो सिस्टम की इंटरनल स्टेट को एवेल्यूएट कर सके किस तरह से, बाय मीन्स ऑफ इट्स परसीवेबल रिप्रेजेंटेशन एट द इंटरफेस। देन फिर हमारे पास आया रिकवरेबिलिटी। रिकवरेबिलिटी में हमारे पास आया था कि जो यूज़र्स होते हैं मेक मिस्टेक्स फ्रॉम विच दे वांट टू रिकवर। ठीक है, जो यूज़र्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और वो इसको रिकवर भी करना चाहते हैं। तो रिकवरेबिलिटी इज़ एबिलिटी ऑफ द यूज़र्स टू टेक द करेक्टिव एक्शंस वंस एन एरर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, रिकवरेबिलिटी क्या है हमारे पास कि रिकवरेबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है ऑफ द यूज़र जिसमें वो एक करेक्टिव एक्शन लेता है जब एरर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, रीचेबिलिटी फॉरवर्ड बैकवर्ड रिकवरी। रिकवरेबिलिटी क्या है कि एक ऐसी एबिलिटी ऑफ द यूज़र जिसमें वो क्या करता है कि करेक्टिव एक्शन लेता है जब एरर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, देन फिर हमारे पास आया रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मेजर्स द रेट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सिस्टम एंड द यूज़र। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि रिस्पॉन्सिवनेस ये रेट ऑफ कम्युनिकेशन को मेजर करती है बिटवीन सिस्टम एंड द यूज़र। मतलब कि यूज़र और सिस्टम के दरमियान जो लिंक है, जो कम्युनिकेशन है, इसके रेट को मेजर करती है रिस्पॉन्सिवनेस। हाउ द यूज़र्स परसीव्स द रेट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हाउ द यूज़र परसीव्स द रेट ऑफ द कम्युनिकेशन विद द सिस्टम। कि यूज़र किस तरह से रेट ऑफ द कम्युनिकेशन को परसीव करते हैं सिस्टम के साथ। स्टेबिलिटी। देन फिर हमारे पास है टास्क कन्फॉर्मेंस, डिग्री टू विच सिस्टम सर्विसेज सपोर्ट ऑल ऑफ द यूज़र्स टास्क। कैसे डिग्री जो कि सपोर्ट करती है, जो जिसमें सिस्टम सर्विसेज होती हैं वो सपोर्ट करती हैं यूज़र्स टास्क को। टास्क कन्फॉर्मेंस क्या है, हमने पढ़ा था कि टास्क परफॉर्मेंस एक ऐसी डिग्री है जिसमें सिस्टम सर्विसेज यूज़र्स टास्क को सपोर्ट करते हैं। टास्क कंप्लीटनेस, टास्क एडिक्वेंसी। सही है, तो हमने सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज़बिलिटी पढ़ा था। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज़बिलिटी में हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स आए, लर्नबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रोबस्टनेस। सही है, तो लर्नबिलिटी फिर हमने इनके फर्दर प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। प्रिंसिपल्स ऑफ द लर्नबिलिटी में हमारे पास आया प्रीडिक्टेबिलिटी, सिंथेसाइजेबिलिटी, फैमिलियरिटी, जनरलाइजेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। ठीक है, फिर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें हमारे पास आए डायलॉग इनिशिएटिव, मल्टी थ्रेडिंग, टास्क माइग्रेटेबिलिटी, सब्सटीट्यूटिविटी, कस्टमाइज एबिलिटी। फिर हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ द रोबस्टनेस आए, उसमें ऑब्जर्वेबिलिटी, रिकवरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, टास्क कन्फॉर्मेंस। सही है, ये हमारे पास होगा। हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज़बिलिटी, स्टैंडर्ड्स एंड द गाइडलाइंस एंड डिज़ाइंस पैटर्न। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूज़बिलिटी अब हमने कवर कर लिया था टॉपिक। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो है था स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरैक्टिव सिस्टम डिज़ाइंस are usually set by the national or the international bodies to ensure compliance by the large community of the designers। सही है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं कि स्टैंडर्ड जो होते हैं किसी भी इंटरेक्टिव सिस्टम के स्टैंडर्ड्स उनको सेट किया जाता है बाय द नेशनल और द इंटरनेशनल बॉडीज़। उनको सेट कौन करता है, इंटरनेशनल और द नेशनल बॉडीज़। टू इंश्योर करने के लिए कंप्लायंस बाय द लार्ज कम्युनिटी ऑफ द डिज़ाइनर, जिनको लार्ज कम्युनिटी ऑफ द डिज़ाइनर्स इंश्योर करते हैं। स्टैंडर्ड्स रिक्वायर साउंड अंडरलाइन थ्योरी एंड स्लोली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। स्टैंडर्ड जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं साउंड अंडरलाइन थ्योरी और स्लोली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स मोर कॉमन देन द सॉफ्टवेयर, हाई अथॉरिटी एंड लो लेवल ऑफ द डिटेल। ठीक है, जो हार्डवेयर स्टैंडर्ड जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा कॉमन होते हैं देन द सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स से। ISO 9241 ये एक स्टैंडर्ड है जिसने डिफाइंस किया यूजबिलिटी को एज अफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड द सेटिस्फैक्शन विद विच यूज़र अकॉम्प्लिश द टास्क। ठीक है, ISO 9241 एक स्टैंडर्ड था जिसने यूजबिलिटी को किस तरह से डिफाइन किया एज अफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन, जिसके साथ यूज़र जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है। देन फिर हमारे पास आया गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मोस्ट सजेस्टिव एंड जनरल। गाइडलाइंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा सजेस्टिव और जनरल होते हैं। मोर टेक्स्ट बुक्स एंड रिपोर्ट्स फुल ऑफ द गाइडलाइंस। वो जो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स और द रिपोर्ट्स होते हैं वो गाइडलाइंस से फुल होती हैं। अब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस, हमारे पास दो तरह की गाइडलाइंस हैं, हमने स्लाइड में देखा था प्रीवियस लेक्चर में। अब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस एंड द डिटेल्ड गाइडलाइंस। अब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइन यानी कि प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़। जो अब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं अर्ली लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग। ठीक है। जो डिटेल्ड गाइडलाइंस यानी कि स्टाइल गाइड्स ये एप्लीकेबल होते हैं ड्यूरिंग द लेटर लाइफ साइकिल एक्टिविटी। जो अब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस होती हैं वो अर्ली लाइफ साइकिल के लिए एप्लीकेबल होती हैं और जो डिटेल्ड गाइडलाइंस वो लेटर लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़ के लिए। अंडरस्टैंडिंग जस्टिफिकेशन फॉर गाइडलाइंस एड्स इन रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स। देन फिर हमने डिस्कस किया गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने के बाद गोल्डन रूल्स एंड ह्यूरिस्टिक्स। गोल्डन रूल्स में हमने देखा था ब्रॉड ब्रश डिज़ाइंस रूल, यूज़फुल चेकलिस्ट फॉर द गुड डिज़ाइन। जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये यूज़फुल चेकलिस्ट होते हैं किसी भी एक अच्छे डिज़ाइन के लिए। बेटर डिज़ाइंस यूजिंग दीज देन यूजिंग नथिंग। हमें बताया गया था कि किसी भी डिज़ाइन को बेटर बनाने के लिए, एक इंटरफेस को गुड इंटरफेस डेवलप करने के लिए हमें डिज़ाइंस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। इसमें डिफरेंट कलेक्शंस होती हैं गोल्डन रूल्स में। फॉर एग्जांपल निल्सन्स 10 ह्यूरिस्टिक, जैसा कि निल्सन के 10 ह्यूरिस्टिक, श्नीडर्स मैन्स 8 गोल्डन रूल्स, नॉर्मन्स 7 प्रिंसिपल, नॉर्मन्स के 7 प्रिंसिपल। तो फिर हमने श्नीडर के 8 गोल्डन रूल्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट गोल्डन रूल ऑफ श्नीडर इज़ स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। ठीक है। स्ट्राइव कोशिश करना कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है। इसका पहला प्रिंसिपल ये था कि कंसिस्टेंसी के लिए कोशिश करना। इनेबल फ्रीक्वेंट यूज़र्स टू यूज़ द शॉर्टकट। यूज़र्स को इस काबिल बनाना कि वे शॉर्टकट को यूज़ कर सकें। ऑफर द इंफॉर्मेटिव फीडबैक। इसका तीसरा जो गोल्डन रूल है वो क्या है कि ऑफ़र करना इंफॉर्मेटिव फीडबैक को मतलब कि हमें मतलब किसी भी डिज़ाइन को किसी भी इंटरफेस को डेवलप करते हुए हमने उसमें फ़ीडबैक वाला भी ये ऑप्शन रखना है। फ़ीडबैक वाला फीचर भी हम उसमें रखेंगे। डिज़ाइंस डायलॉग्स टू यील्ड द क्लोजर। डिज़ाइन करें एक डायलॉग क्या करने के लिए, क्लोजर को यील्ड करने के लिए। ऑफ़र एरर प्रिवेंशन एंड सिंपल एरर हैंडलिंग। ऑफ़र करें एरर प्रिवेंशन और सिंपल एरर हैंडलिंग। परमिट ईजी रिवर्सल ऑफ द एक्शन। ठीक है। परमिट कर दें ईजी रिवर्सल ऑफ द एक्शन। स्पॉट इंटरनल लोकस ऑफ द कंट्रोल। देन जो इसका 8 था वो है कि रिड्यूस कर दें शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड को रिड्यूस करें। फिर हमारे पास आया नॉर्मन्स के 7 प्रिंसिपल्स। नॉर्मन के 7 प्रिंसिपल्स में जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो ये था कि यूज़ बोथ नॉलेज इन द वर्ल्ड एंड द नॉलेज इन द हेड। यूज़ करें कि जो आप मतलब कि हमने दोनों नॉलेज को यूज़ करना, जो कि हमारे माइंड में है या फिर जो नॉलेज हम पूरे इन्वायरमेंट से, पूरी दुनिया से हासिल करते हैं। सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क। जो टास्क के स्ट्रक्चर हैं उनको सिंप्लीफाई करना। मेक थिंग विजिबल। इसका तीसरा जो प्रिंसिपल था वो ये था कि चीज़ों को विजिबल बनाएं। ठीक है। ब्रिज द गल्फ ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड द इवैल्यूएशन। देन इसका 4th प्रिंसिपल इज़ गेट द मैपिंग राइट। 5th इज़ एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ द कॉन्स्टेंट्स की पावर को एक्सप्लॉइट करें। बोथ नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। डिज़ाइंस फॉर द एरर के लिए डिज़ाइन करें। व्हेन ऑल एल्स फेल, जब तमाम एल्स फेल हो जाएं तो स्टैंडर्डाइज। तो ये हमने नॉर्मन्स के और श्नीडरमैन के कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। फिर हमारे पास जो लास्ट आया था वो है ACI डिज़ाइंस पैटर्न। ACI डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है कि एन अप्रोच टू रीयूजिंग द नॉलेज अबाउट द सक्सेसफुल डिज़ाइन सोल्यूशन। ठीक है। कि ये एक अप्रोच होती है क्या करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए नॉलेज अबाउट सक्सेसफुल डिज़ाइन सोल्यूशन। ऑर्गेनेटेड इन अट्रैक्शन आर्किटेक्चर। इनको ऑर्गेनेट किया जाता है आर्किटेक्चर में, जैसा कि अलेक्जेंडर। एक पैटर्न क्या होता है कि एक पैटर्न इज़ एन इनवेरिएंट सोल्यूशन टू अ रिकरेंट प्रॉब्लम विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। पैटर्न क्या होता है कि ये एक इनवेरिएंट सोल्यूशन होता है किसी भी रिकरेंट प्रॉब्लम का
स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के साथ। अगर हमने ACI डिज़ाइन पैटर्न की कुछ एग्जांपल्स को फिर हमने देखा था। एग्जांपल्स में हमारे पास आया लाइट ऑन द टू साइड ऑफ द एवरी रूम, कमरे के दोनों साइड्स पर लाइट का होना, ये एक एग्जांपल होती है ऑफ ACI डिज़ाइन पैटर्न। गो बैक टू द सेफ प्लेस, गो बैक करना टू सेफ प्लेस की तरफ। पैटर्न्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन बट आर लिंक्ड टू द अदर पैटर्न्स इन लैंग्वेजेस विच इनेबल कंप्लीट डिज़ाइन टू बी जनरेटेड। ठीक है, पैटर्न जो होते हैं वो कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये पैटर्न में लैंग्वेजेस के साथ लिंक्ड होते हैं, जो कि इस काबिल होते हैं कि वो एक कंप्लीट डिज़ाइन को जनरेट कर सके। फिर हमने जो उसकी लास्ट स्लाइड पढ़ी थी वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैटर्न। कैप्चर द डिज़ाइन प्रैक्टिस नॉट थ्योरी, कैप्चर करें डिज़ाइन प्रैक्टिस को मतलब कैप्चर करें, ना कि थ्योरी को। कैप्चर द एसेंशियल कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ द डिज़ाइन, किसी भी डिज़ाइन की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैप्चर करें। रिप्रेजेंट द डिज़ाइन नॉलेज एट वेरिंग लेवल, डिज़ाइन नॉलेज को रिप्रेजेंट करना हमने वेरिंग लेवल पर। सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, कंसेप्चुअल, डिटेल, इम्बॉडी द वैल्यूज़ एंड कैन एक्सप्रेस व्हाट इज़ ह्यूमन इन इंटरफेस डिज़ाइन, के इस बात को एक्सप्रेस करना है कि ह्यूमन क्या है किसी भी इंटरफेस डिज़ाइन में। आर इनिशिएटिव एंड इनेबल एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर, जो पैटर्न होते हैं इनको हम किसी भी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं बिटवीन द स्टेक होल्डर के। ठीक है, तो देन फिर हमारे पास आया कि एक पैटर्न लैंग्वेज शुड बी द जनरेटिव एंड द असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट डिज़ाइन। जो पैटर्न लैंग्वेज है उसको क्या होना चाहिए, जनरेटिव और द असिस्ट किसी भी कंप्लीट डिज़ाइन के डेवलपमेंट में एक पैटर्न लैंग्वेज को जनरेटिव और असिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तो था कि हमारे पास लेक्चर नंबर 13 ऑफ ACI। आज हमने जो हमारा लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करना है, जिसमें टॉपिक है एवेल्यूएशन टेक्निक्स। सही है, हमने अब कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक्स को डिस्कस करना है। गोल्स ऑफ द इवैल्यूएशन, जो सेकंड स्लाइड है इसकी वो है गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन, के इवैल्यूएशन के गोल्स क्या होते हैं। इवैल्यूएशन का जो फर्स्ट गोल है वो है इवैल्यूएशन हैज़ द 3 मेन गोल्स। फर्स्ट गोल इज़ टू एक्सेस द एक्सटेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी। ठीक है, इसका फर्स्ट गोल क्या है कि एक्सेस करना एक्सटेंट को और एक्सेसिबिलिटी को ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी की एक्सेसिबिलिटी और एक्सटेंट को एक्सेस करना। ये एवेल्यूएशन का एक गोल होता है कि एवेल्यूएशन हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि किसी भी सिस्टम फंक्शनैलिटी की एक्सेसिबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए एक्सेस करने के लिए हम एवेल्यूएशन को यूज़ करते हैं। टू एक्सेस यूजर्स एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरेक्शन, यूज़र एक्सपीरियंस मतलब कि यूज़र के एक्सपीरियंस को एक्सेस करने के लिए, इंटरेक्शन के बारे में उसका क्या एक्सपीरियंस है उसको एक्सेस करने के लिए। एंड टू आइडेंटिफाई, और आइडेंटिफाई करना एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी भी स्पेसिफिक द सिस्टम। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के को आइडेंटिफाई करने के लिए। एवेल्यूएशन के गोल्स क्या क्या हैं कि एक्सेस एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी, एक्सेस अफेक्ट ऑफ द इंटरफेस ऑन द यूजर्स, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द डिज़ाइन। द फाइनल गोल ऑफ एवेल्यूएशन is to identify specific problem with the designs. These may be aspects of the designs which, when used in their intended context, cause unexpected results on confusion amongst user. ठीक है, जो फाइनल गोल है एवेल्यूएशन का वो क्या है कि आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक प्रॉब्लम को विद द डिज़ाइंस। दीज में बी एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइंस विच, ये वो एस्पेक्ट हैं जो कि सबब बनते हैं किस चीज़ के, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के और कन्फ्यूजन के अमंगस्ट द यूजर्स के दरमियान। ठीक है, फिर एवेल्यूएशन टेक्निक्स में हमारे पास आया एवेल्यूएशन क्या होती है। एवेल्यूएशन जो होती है वो टेस्ट करती है यूजबिलिटी को एंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। एवेल्यूएशन जो होती है वो किसी भी सिस्टम की यूजबिलिटी और फंक्शनैलिटी को, सिस्टम की यूजबिलिटी और फंक्शनैलिटी को टेस्ट करती है। अकर्स इन द लेबोरेटरी
फील्ड एंड और इन कोलैबोरेशन विद द यूजर्स। जो एवेल्यूएशन होती है वो अकर करती है लेबॉर्ट्री में, फील्ड में, या ये मतलब अकर होती है यूजर्स की कोलैबोरेशन की वजह से। एवेल्यूएट्स बोथ द डिज़ाइंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो एवेल्यूएशन होती है वो एवेल्यूएट्स करती है डिज़ाइंस और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को। शुड बी कंसिडर्ड एट ऑल द स्टेजेस इन द डिज़ाइंस लाइफ साइकिल। ये डिज़ाइंस लाइफ साइकिल में इसको तमाम स्टेजेस पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो एवेल्यूएशन क्या है कि एवेल्यूएशन जो होती है वो किसी भी सिस्टम की जनरलिटी, सही है, फंक्शनैलिटी और यूजबिलिटी को मेजर करती है, टेस्ट करती है। ये किसी भी लेबॉर्ट्री और फील्ड या यूजर्स के कोलैबोरेशन की वजह से अकर होती है। ये एवेल्यूएट करती है बोथ द डिज़ाइंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन, और इसको कंसीडर किया जाता है ऑल द स्टेजेस इन द डिज़ाइंस लाइफ साइकिल्स। फिर हमारे पास आया एवेल्यूएशन डिज़ाइंस। एवेल्यूएशन डिज़ाइंस में हमारे पास 3 डिज़ाइंस होते हैं: कोग्निटिव वॉक थ्रू, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन, मॉडल बेस्ड एवेल्यूएशन। ठीक है, कोग्निटिव वॉक थ्रू। कोग्निटिव वॉक थ्रू क्या है कि कोग्निटिव वॉक थ्रू was originally proposed and the later revised by the Paulson and the colleagues on an attempt to introduce the psychological theory into the informal and the subjective walkthrough techniques। ठीक है, जो कोग्निटिव वॉक थ्रू है वो सबसे पहले इसको किसने प्रपोज किया था? पॉल्सन ने। ये एक अटैम्प्ट थी क्या करने के लिए? टू इंट्रोड्यूस द साइकोलॉजिकल थ्योरी, साइकोलॉजिकल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इनटू द फॉर्मल और द सब्जेक्टिव वॉक थ्रू टेक्निक्स, फॉर्मल और सब्जेक्टिव वॉक थ्रू टेक्निक में। ठीक है, कोग्निटिव वॉक थ्रू को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? पॉल्सन ने। और ये इसने एक अटैम्प्ट की इसकी तरफ से साइकोलॉजिकल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसी भी इनफॉर्मल और सब्जेक्टिव वॉक थ्रू टेक्निक में। सही है। देन कोग्निटिव वॉक थ्रू इवैल्यूएट्स द डिज़ाइन ऑन हाउ वेल इट सपोर्ट्स यूजर्स इन लर्निंग टास्क। ठीक है, यूजली परफॉर्म्ड बाय द एक्सपर्ट। जो कोग्निटिव वॉक थ्रू है वो यूजली परफॉर्म्ड होती है बाय द एक्सपर्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो वॉक थ्रू करते हैं डिज़ाइंस को टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स यूजिंग द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये परफॉर्म्ड होती है बाय द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं? वो किसी भी डिज़ाइंस के थ्रू वॉक थ्रू करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को यूजिंग द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। डिज़ाइनर जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को। फॉर्म्स यूज्ड टू गाइड द एनालिसिस। सही है, गाइड करने के लिए एनालिसिस को जो फॉर्म होते हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर ईच टास्क वॉक थ्रू कंसीडर। हर टास्क के लिए वॉक थ्रू जो होती है इसको कंसीडर किया जाता है। व्हाट इम्पैक्ट विल इंट्रैक्शन हैव ऑन द यूज़र। ठीक है, क्या इम्पैक्ट इंट्रैक्शन रखती है ऑन द यूज़र, मतलब कि यूज़र पर इंट्रैक्शन क्या इम्पैक्ट करेगी। व्हाट कोग्निटिव प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड। कौन से जो कोग्निटिव प्रोसेसेस है वो रिक्वायर्ड होते हैं। व्हाट लर्निंग प्रॉब्लम्स में अकर। कौन से लर्निंग प्रॉब्लम अकर हो सकते हैं। एनालिसिस फोकसेस ऑन द गोल्स एंड द नॉलेज। एनालिसिस जो होता है वो फोकस करता है ऑन द गोल्स और नॉलेज पर। डज द डिज़ाइंस लीड द यूज़र टू जनरेट द करेक्ट गोल्स। क्या डिज़ाइन जो होता है वो लीड करता है यूज़र को करेक्ट गोल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, कोग्निटिव हमने क्या पढ़ा कि जो कोग्निटिव वॉक थ्रू है वो सबसे पहले प्रपोज हुई बाय द पॉल्सन। ये एक उसकी तरफ से अटैम्प्ट थी किसी भी साइकोलॉजिकल थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए। सही है, तो ये वैल्यूएट्स करती थी डिज़ाइंस ऑन हाउ वेल इट सपोर्ट द यूज़र इन लर्निंग टास्क। ये यूजली परफॉर्म्ड होती है बाय द एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट जो होते हैं वो वॉक थ्रू करते हैं टू अ डिज़ाइन को टू आइडेंटिफाई करने के लिए पोटेंशियल प्रॉब्लम यूजिंग द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। फॉर्म यूज होते हैं टू गाइड द एनालिसिस। फॉर ईच टास्क वॉक थ्रू इज कंसीडर। हर टास्क के लिए वॉक थ्रू को कंसीडर किया जाता है। व्हाट इम्पैक्ट विल इंट्रैक्शन हैव ऑन यूजर्स। व्हाट कोग्निटिव प्रोसेसेस आर द रिक्वायर्ड। व्हाट लर्निंग प्रॉब्लम्स में अकर। ठीक है, कोग्निटिव वॉक थ्रू ये थी। देन हमारे पास जो आया वो ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन
प्रपोज्ड बाय द जैकब नील्सन एंड द रोल्फ मॉलिश। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो है इसको प्रपोज किया गया बाय द जैकब नील्सन और द रोल्फ मॉलिश। एक ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन इज अ मेथड फॉर स्ट्रक्चरिंग द क्रिटिक ऑफ अ सिस्टम यूजिंग अ सेट ऑफ द रिलेटिव सिंपल एंड द जनरल ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो है इसको प्रपोज किया गया बाय द जैकब नील्सन एंड द रोल्फ मॉलिश। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होती है ये एक मेथड होता है जिसमें हम किसी भी सिस्टम के क्रिटिक को स्ट्रक्चर करते हैं यूज़ करते हुए सेट ऑफ द रिलेटिवली सिंपल एंड जनरल ह्यूरिस्टिक। यूजबिलिटी क्राइटेरिया ह्यूरिस्टिक आर द आइडेंटिफाइड। ठीक है, जो ह्यूरिस्टिक होते हैं वो आइडेंटिफाइड होते हैं। डिज़ाइन एग्जामिन्ड बाय द एक्सपर्ट। जो डिज़ाइन होता है उनको एग्जामिन किया जाता है बाय द एक्सपर्ट। एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूरिस्टिक्स आर सिस्टम बिहेवियर इज़ द प्रिडिक्टेबल। जो सिस्टम बिहेवियर होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। सिस्टम बिहेवियर इज़ द कंसिस्टेंट। सिस्टम बिहेवियर जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है। फीडबैक इज़ द प्रोवाइडेड। फीडबैक जो होता है वो इसको प्रोवाइड किया जाता है। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन कैन बी परफॉर्म्ड। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होता है इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑन अ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, सो it is useful for evaluating early designs, but it can also be used on prototype, storyboards and fully functional systems. ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होता है इनको हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पर ताकि ये यूज़फुल हो सके किसी भी अर्ली डिज़ाइंस के लिए, लेकिन ये बट इट कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन द प्रोटोटाइप। लेकिन ये प्रोटोटाइप पर, स्टोरी बोर्ड्स पर और फुली फंक्शनिंग सिस्टम पर भी यूज हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर, ये इसलिए होता है कि ये इट इज़ देयरफॉर अ फ्लेक्सिबल रिलेटिवली चीप अप्रोच। इसलिए ये एक फ्लेक्सिबल और रिलेटिवली चीप अप्रोच होती है। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन डिबग्स द डिज़ाइंस। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होती है वो डिबग्स करती है डिज़ाइंस को। ठीक है, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन क्या है कि ये इसको किसने प्रपोज किया था? जैकब नील्सन ने और रोल्फ मॉलिश ने। एक ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो है एक मेथड है जिसमें हम सिस्टम की क्रिटिक को स्ट्रक्चर करते हैं यूज़ करते हुए सेट ऑफ द रिलेटिव सिंपल एंड जनरल ह्यूरिस्टिक। यूजबिलिटी क्राइटेरिया एंड द आइडेंटिफाइड डिज़ाइंस द एग्जामिन्ड बाय द एक्सपर्ट। ये जो होते हैं इनको एग्जामिन एक्सपर्ट जो होते हैं इनको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, फिर हमने इसके कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। सिस्टम बिहेवियर इज़ अ प्रिडिक्टेबल, सिस्टम बिहेवियर इज़ अ कंसिस्टेंट, फीडबैक इज़ अ प्रोवाइडेड। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होती है कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होती है हम इसको डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन पर परफॉर्म कर सकते हैं, बट इट कैन आल्सो बी यूज ऑन द स्टोरी बोर्ड, प्रोटोटाइप्स ऑफ द फुली फंक्शनिंग सिस्टम। लेकिन ये स्टोरी बोर्ड प्रोटोटाइप पर भी यूज़ हो सकती है। इट इज़ देयरफॉर ये ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, रिलेटिवली चीप होती है, अप्रोच होती है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन डिबग्स द डिज़ाइन। ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन जो होती है वो डिबग्स करती है डिज़ाइंस को। देन जो हमारे पास इवेल्यूएटिंग डिज़ाइंस में आया वो है मॉडल बेस्ड एवेल्यूएशन। मॉडल बेस्ड एवेल्यूएशन एक थर्ड एक्सपर्ट बेस्ड अप्रोच इज़ द यूज़ ऑफ द मॉडल्स। ठीक है, जो थर्ड अप्रोच होती है वो ये होती है कि यूज़ ऑफ द मॉडल, जिसमें हम क्या करते हैं मॉडल्स को यूज़ करते हैं। सर्टन कोग्निटिव एंड द डिज़ाइन मॉडल्स प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ कंबाइनिंग द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड इवेल्यूएशन इनटू द सेम फ्रेमवर्क। ठीक है, एक थर्ड जो एक्सपर्ट अप्रोच है उसमें हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। कुछ जो सर्टन कोग्निटिव एंड द डिज़ाइंस मॉडल प्रोवाइड्स अ मीन ऑफ कंबाइनिंग द, जो कुछ सर्टन कोग्निटिव और द डिज़ाइंस मॉडल होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं एक मीन को क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को एंड एवेल्यूएशन को इनटू द फ्रेमवर्क। ठीक है, थर्ड जो अप्रोच है इसकी एवेल्यूएशन की, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम मॉडल्स को यूज़ करते हैं। सर्टन कोग्निटिव द डिज़ाइन मॉडल जो होते हैं वो हम एक मीन फ्राहम करते हैं जिसमें हम स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को और एवेल्यूएशन को एक सेम फ्रेमवर्क में कंबाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल GOMS स्टैंड फॉर गोल, ऑपरेटर्स, मेथड एंड द सिलेक्शन मॉडल
predict the user's performance with the particular interface and can be used to filter the particular designs options। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास एक मॉडल है GOMS, ये प्रीडिक्ट करता है यूज़र्स परफॉर्मेंस को, यूज़र की परफॉर्मेंस को ये प्रीडिक्ट करता है विद द पर्टिकुलर इंटरफेस के साथ एंड कैन बी यूज़, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए, यूज़ टू फिल्टर द पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑप्शन को फिल्टर करने के लिए। जो एक थर्ड अप्रोच होती है इसमें हम क्या करते हैं कि हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, मॉडल्स को यूज़ करते हैं। कुछ जो हमारे पास डिज़ाइंस या कोग्निटिव मॉडल्स होते हैं वो हमें एक ऐसा मीन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम स्पेसिफिकेशन और एवैल्यूएशन को एक सेम फ्रेमवर्क में कंबाइन कर देते हैं। एक मिसाल के तौर पर हमारे पास एक GOMS मॉडल होता है जो कि यूज़र की परफॉर्मेंस को प्रीडिक्ट करता है एंड देन उसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइंस के ऑप्शन को फ़िल्टर करने के लिए। ठीक है, फिर हमारे पास आया एवेल्यूएटिंग थ्रू यूज़र्स पार्टिसिपेशन। देयर आर द टू एवेल्यूएटिंग स्टाइल्स, हमारे पास दो एवेल्यूएटिंग स्टाइल्स होते हैं, लेबोरेटरी स्टडीज़ एंड द फील्ड स्टडी। ठीक है, लेबोरेटरी स्टडी क्या होती है, अब हम ये देखेंगे हमारे पास क्या है कि एवेल्यूएटिंग थ्रू द यूज़र्स पार्टिसिपेशन। Laboratory studies. In this first type of the evaluation studies, users are taken out of their normal work environment to take part in the control test। सही है, लेबोरेटरी स्टडी क्या होती है कि इस स्टडी में इन दिस फर्स्ट टाइप ऑफ द एवेल्यूएशन स्टडी यूज़र्स आर टेकन आउट, यूज़र को ले जाया जाता है ऑफ देयर नॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट, उनको एक नॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट में ले जाया जाता है टू टेक पार्ट इन कंट्रोल्ड टेस्ट ओपन इन अ स्पेशलिस्ट यूजबिलिटी लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी स्टडी में क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं ये एक लेबोरेटरी में काम करते हैं। ठीक है, यूज़र्स को हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में ले जाते हैं जो कि लेबोरेटरीज़ होती हैं, लेबोरेटरीज़ में ये काम करते हैं। ठीक है, तो दिस अप्रोच हैज़ द नंबर ऑफ बेनिफिट्स एंड द डिसएडवांटेजेस। इस अप्रोच के बहुत ज़्यादा हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। लेबोरेटरी स्टडी क्या है कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हम यूज़र्स को टेकन आउट ऑफ देयर नॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम यूज़र को नॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट में ले जाते हैं क्या करने के लिए, टू टेक पार्ट इन कंट्रोल्ड टेस्ट ओपन इन अ स्पेशलिस्ट यूजबिलिटी लेबोरेटरी। ठीक है, जो लेबोरेटरी स्टडी है उसमें हम यूज़र्स को एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में ले जाते हैं जैसा कि लेबोरेटरीज़ होती हैं। ठीक है, एडवांटेजेस इसके लेबोरेटरी स्टडी हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल, इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि यहाँ पर हमें इक्विपमेंट जो साजो सामान होता है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, लेबोरेटरी में हमने देखा होगा कि जब हम मतलब लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पर आल चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हमें किसी भी तजर्बे को लिए रिक्वायर होती हैं लेबोरेटरी में, उसके लिए हमें तमाम जो स्पेशल इक्विपमेंट होता है वो हमें अवेलेबल होता है। ठीक है, अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट, इसका एक एडवांटेज ये है कि ये इसमें जो अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट होता है कि मतलब कि इंटरप्टिव मतलब हमें कोई, हम अपना सुकून से काम कर सकते हैं, लेबोरेटरी में हमें कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जब हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं किसी भी मतलब के रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए तो उसमें हमें एडवांटेजेस ये मिलता है कि हमें जो स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल मतलब जो हमें किस इक्विपमेंट जो होते हैं वो हमें रिक्वायर होते हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं। जो अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट, इसका एडवांटेजेस ये भी है कि इसमें अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट होता है, नो नॉइज़ किसी भी किस्म का लेबोरेटरी में शोर नहीं होता, यूज़र जो होते हैं वो फोकस कर सकते हैं अपने वर्क पर, मतलब लेबोरेटरी में वर्क करते हुए यूज़र जो होते हैं मोर फोकस कर सकते हैं, हम तसल्ली से अपना काम कर सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता हमें, क्योंकि हमें तमाम किस्म के एडवांटेजेस मतलब मुहैया किए जाते हैं। यहाँ पर हर किस्म के इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये लेबोरेटरी स्टडी के कुछ एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस अगर हम देखें तो ये होता है कि लेक ऑफ द कंटेक्स्ट, इसमें इसके डिसएडवांटेजेस में ये आएगा कि लेक ऑफ द कंटेक्स्ट। यहाँ पर अगर हमें ये लेबोरेटरी स्टडी जो है हमें एडवांटेजेस देती है कि हम बगैर किसी मतलब नॉइज़ के, बगैर इंटरप्शन के काम कर सकते हैं, अपना काम पर फोकस कर सकते हैं। तो ये हमें डिसएडवांटेजेस भी देता है जैसा कि लेक ऑफ द कंटेक्स्ट, डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व द सेवरल यूजर्स कोऑपरेटिंग। ठीक है, ये हमारे लिए हम लेबोरेटरी स्टडी में काम करते हुए हमें ये मतलब नुकसानात होते हैं कि यहाँ पर जो कंटेक्स्ट होते हैं वो लेक ऑफ कंटेक्स्ट होती है,
डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए ऑब्ज़र्व करना सेवरल यूज़र्स कोऑपरेटिंग को। लेबोरेटरी स्टडी में क्या होता है कि हम ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम सेवरल यूज़र्स कोऑपरेटिंग को ऑब्ज़र्व कर सकें, ठीक है। तो जो लेबोरेटरी स्टडी होती है उसके कुछ अप्रोप्रिएट हैं, जैसा कि इफ़ सिस्टम लोकेशन इज़ डेंजरस और इम्प्रैक्टिकल फॉर द कॉन्स्ट्रेंट सिंगल यूज़र सिस्टम्स टू अलाउ कंट्रोल द मैनिपुलेशन ऑफ द यूज़। अगर सिस्टम अप्रोप्रिएट में क्या है कि इफ़ सिस्टम लोकेशन इज़ डेंजरस और इम्प्रैक्टिकल, अगर जो सिस्टम की लोकेशन है वो डेंजरस है या इम्प्रैक्टिकल है, किसके लिए? फॉर द कॉन्स्ट्रेंट सिंगल यूज़र, फॉर द कॉन्स्टेंट के लिए। अगर सिस्टम लोकेशन जो है वो डेंजरस है और इम्प्रैक्टिकल है तो सिंगल यूज़र सिस्टम जो होते हैं इनको अलाउ किया जाता है कंट्रोल्ड करने के लिए मैनिपुलेशन ऑफ द यूज़, ठीक है। इनको सिंगल यूज़र जो होते हैं इनको अलाउ किया जाता है कि वो यूज़ ऑफ मैनिपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। वैल्यूएटिंग थ्रू द यूज़र्स पार्टिसिपेशन, इसमें हमारे पास लेबोरेटरी स्टडी और द फील्ड स्टडी आई। लेबोरेटरी स्टडी क्या होता है कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम यूज़र्स को टेकन आउट टू देयर नॉर्मल वर्क, जहाँ पर हम यूज़र्स को लेकर आते हैं इनके नॉर्मल वर्क में, जो कि ओपन स्पेशलिस्ट लेबोरेटरी होती हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। एडवांटेजेस में इसके ये आया कि ये जो लेबोरेटरी स्टडी होती है लेबोरेटरी स्टडी होती है ये हमें ये एडवांटेज देती है कि हमारे पास अनइंटरप्टेड इन्वायरमेंट होता है, हम अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, नो नॉइज़, हमें स्पेशल इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि लेक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, इसमें लेक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होता है, डिफ़िकल्ट होता है इसको ऑब्ज़र्व करना है यूज़र्स की कोऑपरेटिंग की, ठीक है। अप्रोप्रिएट में हमारे पास इसके ये आया था कि अगर हम किसी भी सिस्टम लोकेशन डेंजरस है या इम्प्रैक्टिकल है कॉन्स्टेंट के लिए, तो जो सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं वो अलाउ करते हैं कि उनको अलाउ किया जाता है कि वो मैनिपुलेशन के यूज़ को कंट्रोल करें, ठीक है। देन हमारे पास आया फील्ड स्टडी। सेकंड जो फील्ड स्टडी है वो ये होता है कि फील्ड स्टडी द सेकंड टाइप ऑफ द वैल्यूएशन टास्क इज द डिज़ाइनर्स और evaluators out into the user's work environment in order to observe the system in action, ठीक है। this is second type of the evaluation, the designers or the evaluator out into the user's work environment in order to observe the system in action, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड फील्ड है, ये सेकंड अप्रोच है एवेल्यूएशन स्टडी की, जिसमें ये होता है कि हम डिज़ाइनर्स और एवेल्यूएटर्स को इनटू द यूज़र्स वर्क इन्वायरमेंट में, जहाँ पर हम डिज़ाइनर्स और एवेल्यूएटर्स को यूज़र के वर्क इन्वायरमेंट में ले आते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्ज़र्व करने के लिए सिस्टम को इन एक्शन। सिस्टम को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम यूज़र्स और डिज़ाइनर्स और एवेल्यूएटर को यूज़र वर्क इन्वायरमेंट में ले आते हैं। लेबोरेटरी में क्या होता था कि हम यूज़र्स को एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, और फील्ड स्टडी में क्या है कि हम डिज़ाइनर्स और एवेल्यूएटर को यूज़र के इन्वायरमेंट में लेकर आते हैं ताकि हम सिस्टम को ऑब्ज़र्व कर सकें इन एक्शन को। अगेन दिस अप्रोच हैज़ द मैनी एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। इस अप्रोच के भी लेबोरेटरी स्टडी की तरह कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फील्ड स्टडी में हमारे पास ये होता है कि इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। फील्ड स्टडी में क्या है कि नेचुरल इन्वायरमेंट ये हमें ये एडवांटेजेस देता है कि जो हम मतलब फील्ड स्टडी में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास जो इन्वायरमेंट होता है वो नेचुरल होता है। कॉन्टेक्स्ट रीट्रेन, उसका डिसएडवांटेजेस लेबोरेटरी का क्या था कि उसमें लेक ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन यहाँ पर ये वाली बात नहीं है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रीट्रेंड है। थ्रू ऑब्जर्वेशन में आल्टरनेट ऑब्जर्वेशन के थ्रू इसको हम आल्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसके में ये हो सकता है कि इसमें हमारे पास जो है इंटरप्ट, अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें तो यह है कि डिस्ट्रक्शन, मतलब कि क्योंकि हम एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे, हम एक नेचुरल इन्वायरमेंट में काम करें, ओपन एरिया में काम करें। लेबोरेटरी की तरह हम एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे, तो इसमें हमारे पास जो इंटरप्शन है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नॉइस, ये लोगों का जो शोर होता है वो हमें डिस्टर्ब करता है, ठीक है। इसमें मतलब कि इंटरप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हम इसमें ये होता है कि फील्ड स्टडी में हम अपने जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो इंटरप्ट इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें इंटरप्शन हो सकती है, नॉइज़ हमें इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फील्ड स्टडी हमने दो
एवेल्युएटिंग थ्रू द यूज़र पार्टिसिपेशन को हमने देखा, लेबोरेटरी स्टडी और द फील्ड स्टडी। ठीक है, फील्ड स्टडी में हमने जो लेबोरेटरी स्टडी है उसमें हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। जो फील्ड स्टडी है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। ठीक है, फील्ड स्टडी के एडवांटेजेस ये है कि हमें नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट रिट्रेंड होता है। ठीक है, इसमें डिसएडवांटेजेस हमें ये है कि हम अपने काम पर फोकस नहीं कर सकते, इसमें नॉइज़ होगा, इंटरप्शन इन्वायरमेंट होगा। सही है, तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 14 ऑफ HCI।